ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एज पर इंड AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। ठीक है, जब पहली बार कोई बना रहे हैं अकाउंट्स को हम, मतलब ट्रांजिशन डेट इसमें सर ने एक तो एक्सप्लेन कर रखे। ट्रांजिशन डेट यार सिंपल है, जिस दिन से तुझे अप्लाई करने हो गए, मान ले 1/4/2017 से तुझे अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो तू उसके जो कंपैरेटिव है ना, जो कि 1/4/2016 होगा, उसको तो ट्रांजिशन डेट बोलेगा, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव को भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने दिखाते हैं तो उसमें हम 2 साल के कंपैरेटिव दिखाते हैं, तो इस वजह से वो भी बनाना पड़ता है। इसमें शुड बी प्रिपेयर विद फुल कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ट्रांजेक्शन डेट, उसी को द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव पीरियड इज ट्रांजिशन डेट बता रखा है। ठीक है, कंसेप्ट 2 जो इसके अंदर आ रखा है वो ये है, ट्रांजिशन रूल्स क्या हैं। देख, इसके अंदर हम 4 बेस उसमें पढ़ेंगे। एक तो हम रिकॉग्निशन ऑफ न्यू एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है, डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो कि अब इस इन डेज में नहीं है। मेजरमेंट करना पड़ता है, रीमेजरमेंट करना पड़ता है। कई बार उसकी क्लासिफिकेशन ही, कोई पहले नॉन करंट एसेट में आ रहा था तो अब करंट एसेट में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ होते हैं। मेजरमेंट एज इन की जैसे कोई फेयर वैल्यू पे मेजर होगा या करंट वैल्यू पे मेजर होगा, वो वाली चीज़ें। कुछ एक्सेप्शंस या एग्जाम्पशंस हैं इसके अंदर यही है कि इट इज मैंडेटरी टू अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस एट ट्रांजिशन डेट, बट इंड AS 101 प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, और वो 2 टाइप की हैं। एक तो मैंडेटरी है, वो तो भाई आपको मतलब लगानी ही पड़ेंगी, मतलब कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना अलाउड ही नहीं है उसके अंदर। ऑप्शनल जो है वो है जिसमें PP और वो सब आ जाता है, कि आपके पास ऑप्शन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी आता है, ठीक है, कि आप अगर इसको लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो। फिर कंसेप्ट 4 जो है मैंडेटरी एक्सेप्शंस है, मतलब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें एक तो एस्टिमेट्स हो गए, नेगेटिव नॉन कंट्रोलिंग NCI हो गए, मतलब इन सबको ना हम ऐसे के ऐसे उठा के ले आएंगे। नेगेटिव NCI हो गए, उसके बाद में नेगेटिव NCI एज इनकी यार वो XXX आ रही है अमाउंट, ठीक है, मतलब उसके अंदर नेगेटिव आ रही है अमाउंट, तो यहाँ पे भी हम उसको उठा के ले आएंगे, ऑल्दो इंड AS 110 के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है। As per provision, NCI cannot be shown at negative amount at transition. It can also be said that value of minority interest under AS 21 will be shown as it is in balance sheet as per Ind AS 110 at transition date. ठीक है, the entity can show minority interest at negative amount at 110 only for future losses on prospectively basis. जो नेगेटिव अमाउंट है ना, वो वाला जो फंडा था ना, वो पुराने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था, नए वालों में नहीं था। नए वालों में है, पुराने वालों में नहीं था। नए वाले में ये कहता है कि अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो भाई इसको नेगेटिव पे लिखो, लेकिन पुराने वाले में होता था कि जितना तुम्हारा नेगेटिव है ना, उसको होल्डिंग कंपनी बियर करेगी। पुराने वाले में कहते थे कि जितना भी तुम्हारा नेगेटिव है उसको होल्डिंग कंपनी बियर करेगी, जो तुम्हारा वो है वो 0 पर ही रहेगा। ठीक है, बट इसके अंदर अलग चीज हो गई थी। द एंटिटी कैन शो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव अमाउंट अंडर 110 ओनली फॉर फ्यूचर लॉस ऑन प्रोस्पेक्टिवली बेसिस। ठीक है, फिर आ जाता है भाई हमारा थर्ड, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोविजन ऑल डेरिवेटिव शुड बी डिस्क्लोज इन न्यू बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू। तो ये भी तुम्हें एग्जाम्प्ट है इस चीज से वो करना। फिर आ जाता है भाई गवर्नमेंट लोन एट कंसेशनल रेट्स। एज पर प्रोविजन 101 गवर्नमेंट लोन कंसेशनल रेट ट्रांजिशन डेट शुड बी डिवाइड इनटू 2 हेडिंग्स एज फॉलो। ठीक है, एक तो हम फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाल लेते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज पर इंड AS 109 कर देते हैं, और एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं जिसको हम गवर्नमेंट ग्रांट ड्यू टू कंसेशन रेट बोल देते हैं। तो ये मानकर कि आज ही लोन लिया है, हम वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये तो मतलब तेरे पास एग्जेम्पशंस हैं, ये तो मतलब तुझे इसका जो इफेक्ट है वो तुझे रेट्रोस्पेक्टिव दिखाना ही नहीं है। ठीक है, जो तेरा आज की डेट है गवर्नमेंट लोन की, जो भी तेरा आज अमाउंट बनती है, उसको तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्विटी में और लाइबिलिटी में। हाँ, लाइबिलिटी में, जो इक्विटी वाला मतलब इक्विटी और लाइबिलिटी नहीं, सिर्फ लाइबिलिटी में और गवर्नमेंट लोन के अंदर। अगर जो तेरा कंसेशनल रेट का है परसेंटेज है, उसको तो गवर्नमेंट ग्रांट एट कंसेशनल रेट मान ले, और बाकी को तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान ले। डेरिवेटिव्स के बारे में ऐसे प्रोविजन 110 ऑल डेरिवेटिव शुड बी डिस्क्लोज इन न्यू बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू। जो भी डेरिवेटिव्स हैं तेरे, उनको डिस्क्लोज करना तुझे न्यू बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पर। ठीक है, और नेगेटिव NCI जैसे मैंने तुझे अभी बता ही दिया है कि जो भी NCI कैन नॉट बी शोन एट नेगेटिव अमाउंट एट ट्रांजिशन डेट। ठीक है, मतलब उसको तो उसी की तरह दिखाएगा जैसे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट कैन ऑल्सो दैट फेयर वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 विल बी शोन एज इट इज इन बैलेंस शीट एज पर इंड AS 110 एट ट्रांजिशन डेट।
it can also be said the value of minority interest under AS21 will be shown as it is, in balance sheet as per Ind AS 110 at transition date. Okay, the entity can show minority interest NCI negative amount under 110 only for future losses. Negative amount it can show, entity can show, but only for future losses, not the earlier losses that entity has incurred. It has to show it on its as it has to show it as per Ind AS on द ट्रांजिशन डेट, ठीक है. ओके, फिर गवर्नमेंट लोन वही 4th में हो गया, ठीक है. ऑप्शनल एग्जम्पशंस आ गई भाई. अनवेस्टेड ऑप्शंस हैं, वेस्टेड ऑप्शंस हैं. दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वी कैन कंटिन्यू विद द बैलेंस. सेकंड वी कैन कंसिडर फेयर वैल्यू. इट विल बी एनकरेज बाई 102. ठीक है. अनवेस्टेड ऑप्शंस हो गए, कुछ वेस्टेड हो गए. जो आपके अनवेस्टेड ऑप्शन है, ESOPs के बारे में पढ़ रहे हो, ऑप्शनल एग्जम्पशन है, उसको तो आप कंसिडर कर लो फेयर वैल्यू पे ट्रांजिशन डेट, ठीक है. और जो आपके वेस्टेड हो उसको मत छेड़ो. वी कैन कंटिन्यू विद सेम बैलेंस, या फिर मतलब इसके लिए तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसमें तो आपको वो कंसिडर करने पड़ेंगे एट फेयर वैल्यू, ठीक है. यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट्स फेयर वैल्यू. It will be encouraged by 102, but if you want, you can continue with the same balance of vested options. But unvested, you have to show it at their fair value. Question 7 is somewhat related to PPE और अब मतलब केस 2 पढ़ लेते. PPE and intangible asset पहला हमने पढ़ लिया ESOPs का, और जैसे PPE intangible asset इतने सारे क्वेश्चन करें तो खुद ही बता दे यार कि इसको हम फेयर वैल्यू पे भी ले सकते हैं और डीम कॉस्ट पे भी ले सकते हैं. ट्रांजिशन डेट कैरिंग वैल्यू पे ले सकते हैं, उस पर ले सकते हैं डीम, और उसको डीम कॉस्ट मान लेंगे एट कैरिंग डेट, ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगी, एसोसिएट होगी, जॉइंट वेंचर होगी. ट्रांजिशन कैन बी फेयर वैल्यू पे या कैरिंग अमाउंट पे. फॉरेन ऑपरेशंस है, FCTR जो उसका होता है कैन बी कैरीड एट कैरिंग अमाउंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 टू Ind AS 21. ओके, कैरिंग अमाउंट पे ले आए. नहीं तो वी कैन ट्रांसफर FCTR, जो भी पुराना FCTR है उसको हम रिटेन रनिंग में भेज देंगे और हमारे पास अब हो गया जीरो बैलेंस. नाउ फ्यूचर डिफरेंस शैल बी अकोमुलेटेड एज पर Ind AS 21. मतलब अब जब तुम नेक्स्ट टाइम कंसोलिडेट करोगे, अपनी सब्सिडरी को वापस लेकर के आओगे, तब उसका जो अमाउंट होगी यू विल ट्रांसफर इट टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व और वट एवर रिजर्व इट वुड बी एज पर Ind AS 21. Case 5th, long-term foreign currency loans. We cannot continue with the existing policy under section 46 or 46A in Ind AS balance sheet. Okay, we can continue. Long-term foreign currency loans हैं, अगर आपके पास में कोई आपने foreign currency में लोन लिए हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो एज पर 46 और 46A in Ind AS balance sheet, ठीक है. या फिर we can discontinue this policy and start applying Ind AS 21. या तो उसको भाई खत्म कर दो, या फिर Ind AS 21 लगाना शुरू कर दो उसके ऊपर, उस पॉलिसी को हटा के, ठीक है. फिर एक इसमें यार वो भी चीज़ आती है कि वो जो चेंज इन पॉलिसी और वो वाला होता है ना कि पुराने से चेंज हो गया था, वो चेंज इन पॉलिसी कभी होती ही नहीं है. वो बस ये होता है कि आप ट्रांजिशन डेट पे दूसरा Ind AS लगाना शुरू कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह, तो वो चीज़ होती है. तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस कितने हो गए आफ्टर ट्रांजिशन डेट? अप्लाई 103 सिंपली. प्रायर ट्रांजिशन डेट से पहले वालों के लिए 2 ऑप्शंस हैं. देख भाई, जो आफ्टर हो रहे हैं उस पर तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, तो पूछ ही मत ना वो शरीके, पूछ ही मत. उस पर 103 ही लगाएगा ना, तो पता नहीं ये बात बोली क्यों है. वैसे तो प्रायर ट्रांजिशन डेट के लिए बोल रहा हूँ मैं. एक तो नो मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब री मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड. कैरिंग अमाउंट जो भी है तेरी एज पर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 वो उठा के ले आओ, ठीक है. जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का वो होता है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, एक्वायरी वो सब खेला था ना, वही वाला ये. इफ री मेजरमेंट इज मेड फॉर एनी, इसमें से पुंडी ने क्वेश्चन का भी एक डाउट करा था कि वो होता है ये होता है. इफ री मेजरमेंट इज मेड फॉर एनी पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर 103 देन ऑल सब्सिक्वेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन शेल ऑल्सो बी री मेजर्ड. तो वो क्या होंगे? री मेजर्ड, दोबारा से मेजर किए जाएंगे. सोल्यूशन 3 हो गया, 4 हो गया. रिकॉर्डिंग 1 and 2 इससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स देख लियो. क्वेश्चन 1 2 3 4 इनकी रिकॉर्डिंग्स है, इनको एक बार इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लियो अगर तो लेक्चर 2 भी कवर करना है, ठीक है.